नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र फाइल्स में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे नवाब मलिक को लगे ऐसे तगड़े दो झटकों की कि अब वो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे हैं। एक तरफ तो ईडी को नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों के नाम की 8 बड़ी प्रॉपर्टीज जब्त करने की इजाजत मिल गई है। दूसरी तरफ हसीना के चक्कर में नवाब मलिक लुट गए हैं और अब तो नौबत सड़क पर भीख मांगने की आ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, नवाब मलिक पर ईडी का कितना बड़ा एक्शन? देखिए, ये बड़ा एक्शन है क्योंकि ईडी ने बहुत समय से नवाब मलिक के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए। ईडी की चार्जशीट जो थी वो 5000 पेज की चार्जशीट थी। उसमें एक एक सबूत दिए गए थे कि किस तरीके से नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के गंगा में नहीं नहा रहा है, बल्कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटी, भारत विरोधी जो गतिविधियां इसकी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले तो इसके भ्रष्टाचार के मामलों के लिए उसने लिस्ट तैयार की कि इसने अवैध कब्जा कैसे किया, टैक्स कैसे नहीं दिया और कौन कौन से प्रॉपर्टी कैसी कैसी कंपनियों के नाम से इसने रखी है। इसने एक कंपनी बनाई थी सॉलिडस, जिसके नाम से कई एकड़ जमीन, कुछ प्लॉट, ये सारे के सारे थे और उसका डायरेक्टर भी था नवाब मलिक। लेकिन बाद में 2019 में जब इसको मंत्री बनने की उम्मीद हुई तो उससे पहले ही इसने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन दे दिया। यानी कि ये चाहता था कि अब उसके प्रॉपर्टी में जो डिक्लेरेशन हो तो उसके बाद उस कंपनी के प्रॉपर्टी का कोई भी जिक्र नहीं किया जाए। तो नवाब मलिक के खिलाफ इसी तरीके के आरोप ढूंढ रही थी और ईडी ने जब लगातार जांच शुरू किया तो उसको समझ में आया कि ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, ये मामला तो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, ये मामला तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ईडी ने एक पूरी की पूरी सूची बनाई थी कि कैसे टेरर फंडिंग अब मुंबई से हो रहा है। इसके लिए भी पहले से सीबीआई की रिपोर्ट आई, जांच हुई और कुछ लोग जैसे सलीम फ्रूट है जो गिरफ्तार हुआ था, इकबाल कास्कर गिरफ्तार हुआ था, पूछताछ हुई थी, उस्मान शेख के घर पे छापे पड़े थे और उस छापे में क्या हुआ कि उन लोगों से पूछताछ की गई कि आखिर डी कंपनी का नेटवर्क अब चल कैसे रहा है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो भाग गया है, तो दाऊद इब्राहिम भागा तो उसके बाद उसका खौफ अब उस कदर से मुंबई पर नहीं है कि वो हर बिल्डर से पैसा वसूल सके। तो अब मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से वो यहाँ पर कंपनी चला रहा है और वहाँ जो भागा हुआ है पाकिस्तान अगर उसको संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान में, तो इसके लिए भी पाकिस्तान में उसे प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान खैरात में दाऊद इब्राहिम को इतना भाव नहीं देगा। पाकिस्तान के अधिकारी, जिसको खुद ही पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहाँ पर भ्रष्टाचार भी है, लेकिन उस भ्रष्टाचार में भी उसकी औकात की एक सीमा है। लेकिन दाऊद इब्राहिम करोड़ों अरबों रुपए का मालिक अब उससे प्रोटेक्शन मनी लेता है और उसको वहाँ पर रखता है। तो इसके लिए दाऊद इब्राहिम को जरूरी था कि मुंबई में अपना काला कारोबार चलाते रहे और यही ईडी की रिपोर्ट में, सीबीआई की रिपोर्ट में मिली थी। क्योंकि सीबीआई ने जब पहले छापेमारी की उस्मान शेख के घर पर, इकबाल कास्कर पकड़ा गया तो उससे पूछताछ शुरू हुई और उसने फिर ये बताया कि जब से यहाँ पर डी कंपनी ने अपना नेचर चेंज किया है उसी समय से इन नेताओं को, कुछ नेताओं की बात थी और बिजनेसमैन नेताओं के साथ कैसे कोलैबोरेशन उसका हुआ और वहीं से शुरुआत हुई नवाब मलिक की। उसने बताया था कि अब उसका पूरा का पूरा धंधा शिफ्ट हो गया है, अब वो जमीनों का, प्लॉट्स का सेटलमेंट करवाता है, अवैध कब्जा भी होता है और उसको विवाद पैदा करके उसमें से ऐसा डिस्प्यूट पैदा किया जाता है जिसमें तीसरे की जरूरत पड़े और उस डिस्प्यूट को निपटाने के लिए ये पैसा उससे लेता है जमीन के खरीद फरोख्त में। इसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई, ये सब पकड़े गए, सलीम फ्रूट पकड़ा गया, तो फिर उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए 2019-20 के दौरान भी कि कैसे इन लोगों ने एक बिल्डर से पैसा लिया और उसके बाद उसकी ज़मीन जो है वो ज़मीन
पहले किसी और के पावर ऑफ अटर्नी के नाम से दूसरे को बिकवा दिया, और फिर जब वो जमीन पर कब्जा करने के लिए गया तो उसे पता चला कि यहां पर तो पहले से ही कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो उस जमीन के सेटलमेंट के लिए उसने सलीम फ्रूट से संपर्क किया और फिर उसने उससे पैसे लिए जमीन के बदले और फिर जमीन पर कब्जा करवाया। यानी कि ये पूरा का पूरा धंधा जो था इसी तरीके से चल रहा था। और इसी में इकबाल कास्कर ने बताया कि नवाब मलिक जो मंत्री है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन की सेटलमेंट करवाई थी, जमीन बिकवाई थी, और वहीं से नवाब मलिक के पीछे सीबीआई और ईडी पहुंच गई और नवाब मलिक के धीरे धीरे परत दर परत जो पाप थे वो खुलना शुरू हो गया। अभी तक वो जेल में सड़ रहा है और ईडी के इन्हीं सबूतों के आधार पर, जो सबूत ईडी ने दिए थे कि इसका पूरा का पूरा जो पैसा है वो कहीं न कहीं से ब्लैक मनी है और उसके बाद अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीनों का है जी। तो इसलिए उन जमीनों पर कब्जा इसका खत्म होना चाहिए, उसकी कुर्की जब्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराध इसने किया है उसके लिए सजा मिलेगी। टेरर फंडिंग में अगर इसका नाम आता है उसमें सजा मिलेगी, लेकिन जो अभी इसकी संपत्ति है, कुछ संपत्ति अर्जित करके रखा है, वो भी तो कम से कम सरकार के हवाले होना चाहिए। कोर्ट ने सारी चीजें देखी, सबूत देखे और उसके बाद आदेश दिया कि ये आप कुर्की जब्ती करवा सकते हो। अब लिस्ट तैयार है, कम से कम 8 प्रॉपर्टी अभी ऐसे हैं जिसमें नवाब मलिक को जल्द से जल्द नीलामी होगी, उसको ईडी अपने कब्जे में करेगी और उसके साथ ही इसकी नीलामी के बाद इसके पास अपना कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसके घर तक की नीलामी करवाने के लिए ईडी ने तैयारी कर ली है। और जैसे अगर कभी जेल से बाहर आता है नवाब मलिक तो उसे सड़क पर ही रहना पड़ेगा, जो स्थिति ईडी ने उसके साथ पैदा कर दी है। राजीव जी, हसीना से नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है? देखिए, हसीना पारकर की बात हो रही है क्योंकि ये सारा का सारा मामला दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ ही था। नवाब मलिक को अभी तक जमानत इसलिए नहीं मिली है कि ये पूरा मामला दी गैंग से नवाब मलिक का जुड़ा हुआ था। नवाब मलिक की बात सामने आई थी इकबाल कास्कर से पूछताछ के दौरान और उसने बताया था एक जमीन के बारे में जो 3 एकड़ का प्लॉट था। मुनीरा प्लम्बर की यह जमीन थी। मुनीरा प्लम्बर उस जमीन की मालकिन और उसके बाद वो जमीन का टुकड़ा कहीं न कहीं से अवैध कब्जे के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बना। उस समय दाऊद इब्राहिम के गैंग संभालने वाली हसीना पारकर उनकी बहन थी और उसी ने उस जमीन पर नजर गड़ाया और मुनीरा प्लम्बर से उस जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की। सलीम पटेल उसका ड्राइवर था, साथ में ये लोग काम करते थे। सरदार खान भी एक ऐसा जो था, जो ये सब मुंबई टेरर कांड में जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसमें सजा भी काटने वाले लोग हैं। इन लोगों के पूरे गैंग ने क्या किया कि उस जमीन पर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग की और वो सलीम पटेल को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया गया। मतलब ये सारा फर्जी तरीके से हो रहा था और उसी में उस जमीन को बेचने के लिए नवाब मलिक से संपर्क किया गया। यानी कि हसीना पारकर का नाम कब आया? जब इकबाल कास्कर से पूछताछ हुई। इकबाल कास्कर से पूछताछ के दौरान ही नवाब मलिक का नाम आया और हसीना पारकर ने जो 2003 में ये पूरी डील हुई थी, उस समय ये भी डील डायरेक्ट नवाब मलिक ने नहीं करवाई। नवाब मलिक ये जानता था कि अपने नाम से नहीं खरीदा जाना चाहिए, इसलिए एक कंपनी बनाई। एक तरह से कहा जा सकता है कि शेल कंपनी थी वो। सॉलिडस जो कंपनी इसकी थी, उसी कंपनी के नाम से ये सारा जमीन खरीदे गए और उसके बाद मुनीरा प्लम्बर जब उस जमीन पे जाती है तो देखती है ये सारे, यहाँ तो बाउंड्री दिया हुआ है, यहाँ पर पहले से ही दुकानें चल रही है, ये दुकान जो भी टेम्पररी दुकानें चलती है उन पर कब्जा हो चुका है। अब वो करे भी तो क्या करे? अगर वो लड़ने के लिए तैयार हुई तो उसी समय आ गया दाऊद इब्राहिम का गैंग। हसीना पारकर चला रही थी और उन लोगों ने मुनीरा प्लम्बर को धमकी देना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एंट्री होती है और बार बार ये आरोप लगाया जाता है, देवेंद्र फडणवीस भी वो आरोप लगाने वाले में थे कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जा किया है। और वहीं से सीबीआई की एंट्री हुई। जब इन लोगों का भंडाफोड़ होने लगा तो उसके बाद पता चला कि
नवाब मलिक कोई छोटी मोटी मछली नहीं है। नवाब मलिक का संबंध सीधे दाऊद इब्राहिम के साथ है और उसके जो जमीन की डील हुई थी वो भी हसीना पारकर की सीधी भूमिका इसमें थी। तो हसीना के चक्कर में नवाब मलिक फंस गए, क्योंकि उससे पहले ये छोटे मोटे धंधा किया करते थे, जमीनों पर भी हेर फेर का धंधा इसका था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसकी भूख बढ़ती गई तो इसने सोचा कि अब करोड़ों नहीं अरबों में खेला जाना चाहिए और औने पौने दाम में करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीदी जाने लगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध उन लोगों से था जो धमकी दे सकता था, इसके इशारे पर किसी की जमीन खाली करवा सकता था और यह पूरा खेल नवाब मलिक के साथ चल रहा था। तो इसलिए नवाब मलिक जो फंसा है वो अभी तक जो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कनेक्शन देखा जा रहा है वो है दाऊद इब्राहिम के साथ, हसीना पारकर के साथ नवाब मलिक के संबंध को लेकर। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी जो ईडी के पास जितने सबूत दिए थे, जो 5000 पेज का चार्जशीट है उसके अंदर, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में अभी तक नवाब मलिक का ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा है कि जिसमें वो सैकड़ों करोड़ रुपए की हेरे फेरी करके दूसरी कंपनियों के माध्यम से ये लाता है। 2-3 सबूत मिले हैं जिसमें से इसको बेल यानी जमानत मिल सकती थी, लेकिन जब उसमें दिखाया गया कि ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होता है और जब इसमें बताया गया कि जो दाऊद इब्राहिम का गैंग यहां से पैसा भेज रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान का वो पैसा दाऊद इब्राहिम के आतंकी संगठनों को दिए जा रहे हैं, तो ये मामला जुड़ गया टेरर फंडिंग से। और इसी सारे मामलों में अब नवाब मलिक को जमानत नहीं मिलने वाली है। जैसे कई और ऐसे नेता हैं जो जेल के अंदर हैं, छटपटा रहे हैं, उसी तरीके से नवाब मलिक भी छटपटा रहा है। और जब तक ये जेल से बाहर निकलेगा तब तक पता चलेगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टी सील हो चुकी है। इसके जितने भी मकान, जमीन, फ्लैट, प्लॉट, जो 8 प्रॉपर्टी की बात की गई है, सिर्फ इसका नहीं बल्कि इसके बेटे का, बहू का, जो पूरे सगे संबंधियों ने मिलकर बंदरबाट किया है, सब संपत्ति सीज हो चुकी है। और ये जब बाहर आएगा तो पता चलेगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये तो सड़क पर पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी को नवाब मलिक की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत दे दी गई। अब ईडी मलिक और उनके परिवार की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ईडी का आरोप है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके गुर्गे और 1993 मुंबई धमाकों के मामले में दोषी सरदार खान, सलीम पटेल और मलिक ने साथ मिलकर साजिश रची। डी गैंग से रिश्ता रखना नवाब मलिक को भारी पड़ गया है। आज के लिए महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।